वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए 142 टेस्ट यूपी पीसीएस के लिए कंप्लीट हो गए ऑलरेडी। यह है टेस्ट नंबर 143, 143वां टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं पीसीएस के लिए इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया। बताइए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1989, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है और 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। लेकिन इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत सरकार के कानून 1935 के अनुसार बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा 2 नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का समावेशन है किसमें है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसमें है? देखिए भाग 1 में तो नागरिकता है, हाँ भाग 2 में नागरिकता है, सॉरी। और 3 में क्या है? पहले में तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। और राज्य के नीति निषेध तत्व 4 में। और चौथे के काम में क्या है? मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में जोड़े गए। तो भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है और मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो कितने इस समय वर्तमान में? 11 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन के वेतन भत्ते। देखिए भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के वेतन भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन के वेतन भत्ते, लेकिन प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो वेतन और भत्ता दिया जाता है वो संसद सदस्य होने का दिया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है। भारत में संचित निधि पर व्यय के लिए लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और इस निधि से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्ते जो है वो इस पर भारित होते हैं, दिए जाते हैं इससे। और भारत के प्रधानमंत्री को संसद सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 4 विकल्प हैं यहाँ पर, पक्का एक गलत होगा क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, जैसा कोई इसमें विकल्प नहीं है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, किया जाता है, मतलब धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी में भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है और धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। देखिए धन विधेयक के संदर्भ में जो अंतिम निर्णय किसके पास है? लोकसभा के पास है। तो राज्यसभा में तो पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। संसद के दोनों सदनों में, यानी दोनों सदनों का मतलब इसमें कि राज्यसभा भी है लोकसभा भी है, तो ये भी गलत है। और लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं होगा तो भैया किस में होगा? लोकसभा में ही ये पुनर्स्थापित किया जा सकता है। और अगर राज्यसभा की इस पर राय लेनी है तो राज्यसभा में भी जा सकता है ये, लेकिन 14 दिनों तक उसको अपनी राय वाय जो भी है देनी पड़ेगी। ना दे तब भी लोकसभा मानने की तो है नहीं, अपनी चलाएगी। तो पूरा जो है आधिपत्य इस समय धन विधेयक के पास जो है वो लोकसभा के पास ही होता है। तो अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है, लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या वित्त विधेयक। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि कौन यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक होता है नहीं, तो लोकसभा स्पीकर उसको तय करता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यही आंसर मिल गया अपने को। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सही तो है स्टेटमेंट। इसके सदस्य राज्यों में ये एक राज्य एक्स्ट्रा है, प्रादेशिक निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, गलत है। राज्यसभा यथाशीघ्र
अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, ऐसा कुछ नहीं है। और भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, गलत है। तो अनुच्छेद 83 अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा का विघटन होगा, बस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? बताइए किसको है। यूपीएससी सिविल सर्विस में तो ये सब करा है ना, उस टेस्ट सीरीज में भी कराता आ रहा हूँ पिछले हफ्ते से। क्या है इसका आंसर? राष्ट्रपति। तो जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा सोच समझकर। इसको आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लाकर गलत मत कर देना, क्योंकि इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। तो लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीनतम समिति है। इसमें 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इस समिति की बैठकों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भाग लेता है। इसका उत्तर, क्योंकि महान्यायवादी के संदर्भ में भी लिखा है संविधान में कि वो संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, समिति में जाकर बैठ सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है। लेकिन यहाँ सटीक उत्तर हम क्या देंगे, क्योंकि यहाँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दिया हुआ है, CAG दिया हुआ है, तो इसलिए इसका उत्तर CAG है। अगर ये नहीं होगा तो इसका उत्तर जो है महान्यायवादी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो HD देवगौड़ा तो रहे हैं, PV नरसिम्हा राव भी रहे हैं, मोरारजी देसाई भी रहे हैं, चंद्रशेखर नहीं रहे। C है इसका आंसर। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तथा PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तथा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पहले कहीं के भी मुख्यमंत्री नहीं थे। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री थे। इसको कवर करा चुके हैं UPSC सिविल सेवा में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना आवश्यक है, गलत है। और राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, बिल्कुल। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, बिल्कुल। पहले ही गलत है। तो भारत में राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 52 द्वारा उपबंधित है। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं या दी गई हैं, प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन ऐसे किसी परामर्श को मांगने के लिए ना तो राष्ट्रपति बाध्य है, ना फिर ऐसा कोई परामर्श देने के लिए उच्च न्यायालय बाध्य है। कोई भी बाध्य नहीं इन दोनों में से। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356, 360 के द्वारा आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान कर दी गई हैं। इतना तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से और एस्टीमेट्स कमेटी से, सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, देवनागरी में लिख दिया गया है। इसको इस तरह से ही पूछा जा सकता है, इस तरह की प्रैक्टिस रखिए। सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात हो रही है, दूसरे में प्राक्कलन समिति की बात हो रही है। तो इसमें तो होते हैं 15+7, 15+7, इसमें भी होते हैं 15+7। इसमें 30 के 30 लोकसभा के होते हैं, तो इसका उत्तर 2 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब C हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, प्राक्कलन समिति मतलब एस्टीमेट्स कमेटी में सभी सदस्य जो हैं लोकसभा के होते हैं, लोकसभा से होते हैं मूलतः। इसमें 25 सदस्य होते हैं, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 5 ऐड करके 30 कर दी गई। तो 30 के 30 प्राक्कलन सबसे बड़ी समिति है। UPSC सिविल सेवा पर प्रश्न पूछ चुकी है। 11वां प्रश्न है, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति है और राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है। सॉरी फॉर दिस, ये राष्ट्रपति है। क्या है? राष्ट्रपति। तो क्या है इसका उत्तर? अपना D होना चाहिए। तो देखिए, भारत का संविधान प्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ना कि राष्ट्रपति पद्धति की सरकार की।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग बोर्ड का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? वर्तमान सरकार को बचाने हेतु गलत, संविधान में संशोधन के मामले में गलत, आपातकाल के मामले में गलत, जब वोट बराबर हों तब। तो देखिए लोकसभा स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा का प्रमुख अधिकारी होता है और लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है। लोकसभा में मतदान में पक्ष तथा विपक्ष में बराबर मत पड़ने की स्थिति में जो है निर्णायक मत देता है स्पीकर। बताया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? किसने कहा था ये? A.K. अय्यर ने कहा था। किसने कहा था? A.K. अय्यर ने। तो देखिए डॉक्टर A.K. अय्यर का मत है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए 1976 में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा व्यापक परिवर्तन किए गए हैं इसमें। और संविधान की प्रस्तावना में इस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंध रखता है? देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 आप लोगों के वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कर देता है कितनी? 18 वर्ष। तो किससे संबंधित हो गया? मतदाताओं की आयु घटाने से। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो 15 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के, यूपी PCS के लिए। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।